10th क्लास के बच्चों, आज आपको हम सिविक्स का दूसरा लेसन समझा रहे हैं जिसका नाम है संघवाद। ठीक है, देखिए, शासन के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक सामान्य रूप है। इसे सामान्यतया संघवाद कहा जाता है। संघवाद के कारण ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर अलग अलग क्षेत्रों के साथ रहना और गतिशील रहना संभव हो पाता है। अब संघवाद क्या है, ये देखिए। संघ व्यवस्था में शक्ति विकेंद्रित होती है, अर्थात इसमें शक्ति किसी एक स्थान या किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होती। इसमें शक्ति कई इकाइयों में विभक्त होती है। संघीय व्यवस्था में दो स्तरीय सरकारें कार्य करती हैं। पहले स्तर की सरकार पूरे देश का कार्य करती है और इसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, और दूसरे स्तर की सरकार राज्य प्रांतों के लिए होती है। यह सरकार दैनिक कार्यों को देखती है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से अलग होती है। इस व्यवस्था में केंद्रीय व स्थानीय शासन अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। अब देखिए, दोनों संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर देखिए। संघीय शासन व्यवस्था में इस शासन के अंतर्गत दो स्तरों पर सरकार होती है। दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, इस शासन का एक ही स्तर होता है और राज्य सरकारें उसके अधीन रहकर ही कार्य करती हैं। इधर दूसरा देखिए, संघीय शासन में इस व्यवस्था में राज्य सरकारों को शक्तियां संविधान से प्राप्त होती हैं, जबकि उसमें एकात्मक शासन व्यवस्था में जो शक्तियां वो केंद्र सरकार से प्राप्त होती है। अब संघीय शासन व्यवस्था में क्या है, संघ और राज्य सरकारों के मध्य विषयों का बंटवारा होता है, तो एकात्मक में क्या है, विषयों का बंटवारा नहीं होता है। संघीय व्यवस्था में क्या, राज्य सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्र सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं होती हैं, और जब एकात्मक में राज्य सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्र सरकार के प्रति जिम्मेदार होती हैं। हाँ, अब देखिए, संघीय शासन व्यवस्था तथा एकात्मक शासन व्यवस्था के रूप में क्रमशः बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण ले सकते हैं। बेल्जियम में सन 1993 में संविधान में संशोधन किया गया और प्रांतीय सरकारों को संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए, और नई स्थिति में प्रांतीय राज्य की सरकारें केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं थी। पहले भी बेल्जियम में प्रांतीय सरकारें थी, लेकिन उन्हें संवैधानिक अधिकार न के बराबर प्राप्त थे। जो अधिकार प्राप्त थे उन्हें भी केंद्र सरकार वापस ले सकती थी। सन 1993 के बाद तो स्थिति पूरी तरह से बदल गई और बेल्जियम ने पूरी तरह से संघीय व्यवस्था को अपना लिया। श्रीलंका में लोकतंत्र के बावजूद व्यवहारिक रूप से एकात्मक शासन व्यवस्था ही विद्यमान रही। वहाँ समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार के अधीन हैं। अब संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं देखिए। इसकी ये जो विशेषताएं वे व्यवस्था को बहुत ही व्यापक स्वरूप प्रदान करती हैं। पहला देखिए, सरकार के दो या अधिक स्तर। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न संबंधित जो इकाइयों के मध्य बढ़ जाती हैं। सामान्यतः संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। एक संपूर्ण देश के लिए होती है और दूसरी राज्य स्तर की होती है। भारत में सरकार का तीसरा स्तर स्थानीय स्वशासन भी है। अब दोहरे उद्देश्य
संघीय शासन व्यवस्था में दोहरे उद्देश्य स्थित होते हैं। एक ओर जहाँ क्षेत्रीय विभिन्नताओं को पूर्ण सम्मान किया जाता है, वहीं दूसरी ओर देश की एकता और अखंडता की भी रक्षा की जाती है। और देखिए तीसरा, नागरिक समूह एक पर अधिकार अलग अलग। संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। कानून बनाने, कर वसूलने एवं प्रशासन आदि का उनका अपना अलग अधिकार क्षेत्र रहता है। और देखिए चौथा, सुदृढ़ संविधान। संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले दम पर नहीं बदल सकती है। बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही होता है। अब देखिए संविधान की सर्वोच्चता। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से उल्लेखित होते हैं। संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व एवं अधिकार की गारंटी और सुरक्षा प्रदान करता है। न्यायालयों के सर्वोच्च अधिकार। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत न्यायालयों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। विभिन्न स्तर की सरकारों के मध्य अधिकारों से संबंधित विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका का निर्वहन करता है। अब वित्तीय स्वायत्तता। संघीय शासन व्यवस्था में वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के भिन्न भिन्न स्रोत निर्धारित किए जाते हैं। अब देखिए संघीय शासन व्यवस्था का गठन। संघीय शासन व्यवस्था के गठन एवं उसकी कामकाज के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच आपसी सहमति हो और एक दूसरे पर पूरा भरोसा भी हो। संघीय शासन व्यवस्थाओं का सामान्यतया दो तरीके से गठन होता है। पहला, दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र एक साथ मिलकर एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं। इसमें स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता बनाए रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान भी बनाए रखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि इनके उदाहरण हैं। इस प्रकार के संघीय व्यवस्था वाले देशों में सामान्यतया प्रांतों को समान अधिकार प्राप्त होता है और वे केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। दूसरा, बड़े देश अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करते हैं और उनके बीच सत्ता का बंटवारा कर देते हैं। भारत, बेल्जियम और स्पेन आदि देश इसके उदाहरण हैं। इस व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। सामान्यतः इस व्यवस्था में प्रांतीय या राज्य सरकारों को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में किसी राज्य को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। अब देखिए संप्रभुता किसी राष्ट्र या राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। इसमें कोई अन्य राष्ट्र या राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो संघीय व्यवस्था सिर्फ बड़े देशों के अनुकूल है। तो बेल्जियम ने इसे फिर क्यों अपनाया? तो कह रहे बेल्जियम एक छोटा सा देश है किंतु उसकी जनसंख्या में विविधता थी। बेल्जियम में कई भाषा बोलने वाले लोग भी रहते थे, तो उनमें अपने हित के लिए संघर्ष हो सकता था। अतः संभावित संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए बेल्जियम ने संघीय व्यवस्था को अपनाया। अब देखिए भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में बहुत अधिक विविधता विद्यमान है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। औपनिवेशिक शासन तथा दुखदायी विभाजन के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जैसे बेल्जियम में अनेक धर्म जाति के लोग थे, अनेक भाषा बोलने वाले थे। ऐसे ही अपना देश में भी, अपना देश तो बड़ा है तो इसमें भी बहुत अलग अलग धर्मों के भी लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, यानी बहुत सी अनेकता है।
तो यहाँ तो संघीय व्यवस्था की आवश्यकता थी। औपनिवेशिक शासन तथा दुग्धाई विभाजन के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके बाद स्वतंत्र राज्यों के विलय की प्रक्रिया शुरू हुई। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित कर दिया। अब भारतीय संविधान के अनुसार भारत में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था लागू हुई। पहले स्तर के रूप में संघ सरकार अथवा केंद्र सरकार कार्य करने लगी और दूसरे स्तर के रूप में राज्य सरकारें कार्य करने लगी। आगे चलकर पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय व्यवस्था में एक तीसरा स्तर भी जुड़ गया। अब भारत में तीनों संघीय स्तर के अधिकार क्षेत्र एवं उनकी शक्तियां अलग अलग हैं। उन्हें अपने कार्य क्षेत्रों में निर्णय लेने का अधिकार भी प्राप्त है। इनमें से कोई भी संघीय स्तर एक दूसरे के क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक भारतीय संविधान इसकी अनुमति न दे। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विधायी शक्तियों का भी बंटवारा किया गया। अब देखिए हमारे संविधान निर्माताओं को मालूम नहीं था कि संघीय व्यवस्था क्या होती है या वे इसके बारे में कहने से बचना चाहते थे। तो इसको हम क्लियर करते हैं, यह एक अजीब बात नहीं है। संविधान निर्माताओं को संघीय व्यवस्था के बारे में मालूम था, किंतु हमारा लोकतंत्र उस समय अपनी शैशवावस्था में था, यानी शुरुआत हुई थी। उस समय यदि राज्यों को संघीय व्यवस्था का अधिकार दिया जाता तो देश के कई टुकड़े हो सकते थे। उन्होंने सोचा जैसे जैसे लोकतंत्र सुदृढ़ होता जाएगा उसी के अनुसार संविधान में संशोधन करके आवश्यक बदलाव कर दिए जाएंगे। भारत में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का बंटवारा। ये देखिए हमारे देश में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच अधिकारों या शक्तियों का संविधान के द्वारा उपयुक्त बंटवारा किया गया है, जिससे टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो और अधिकार और शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के रूप में अलग किया गया है। अब पहला देखिए संघ सूची। इसमें क्या आता है? इसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय सम्मिलित हैं। इन विषयों से संबंधित समस्त कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इन मामलों में कोई अन्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये सब संघ सूची में आते हैं। और राज्य सूची में देखिए पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय मुद्दों के विषय हैं। इन विषयों में राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची, इसमें शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय सम्मिलित हैं। ये विषय ऐसे विषय हैं जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अंतर्गत आती हैं। इन विषयों में दोनों को कानून बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। यदि किसी कानून को लेकर मतभेद उत्पन्न होते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। भारत का संविधान बनने के बाद भी बहुत सारे विषय विवाद के हैं जो केंद्र सरकार के अधिकार में आते हैं। अब देखिए अगर कृषि और वाणिज्य राज्य के विषय हैं तो केंद्र में कृषि और वाणिज्य मंत्री क्यों बनाए जाते हैं, हम इसको देखते हैं। तो केंद्र में कृषि और वाणिज्य मंत्री इसलिए बनाए जाते हैं इससे सभी राज्य नियंत्रण में रहें। राज्यों को वाणिज्य एवं कृषि संबंधी जो व्यवहार परस्पर करने होते हैं, कई बार एक राज्य मूल आदि पर मनमाना व्यवहार करता है तो केंद्र द्वारा उस पर नियंत्रण किया जाता है। कई बार एक देश को दूसरे देशों के साथ वाणिज्य अथवा कृषि संबंधी व्यवहार भी करना पड़ता है, तो उस स्थिति में केंद्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब भारतीय संघीय व्यवस्था में विशेष परिस्थितियां। भारतीय संघीय व्यवस्था में सभी राज्यों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है थे। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। जम्मू कश्मीर राज्य का एक अलग संविधान है। ये पहले था, अब नहीं रहा है। 1 साल से पहले जम्मू कश्मीर राज्य को अलग
उनका दर्जा प्राप्त था, उनका संविधान भी अलग था। पिछली साल 5 अगस्त को हमारा ये चेंज कर दिया गया, हटा दिया 370, ठीक है। तो अब नहीं है, पहले ये प्राप्त थे, तो इसलिए अभी है में नहीं, थे में आएंगे। इस राज्य को बहुत से विशेषाधिकार प्राप्त थे। यहाँ की विधानसभा की अनुमति के बिना भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता था। तो अन्य राज्य का कोई व्यक्ति यहाँ भूमि या मकान नहीं खरीद सकता था। इसके अतिरिक्त भारत के संघ में कई ऐसी इकाइयाँ थीं जिन्हें बहुत ही कम अधिकार प्राप्त थे। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है, तो ये अभी भी हैं, ठीक है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप व देश की राजधानी दिल्ली आदि इसी श्रेणी में आते हैं। इन राज्यों के अधिकार बहुत सीमित हैं। इन राज्यों पर केंद्र सरकार का प्रभुत्व होता है। केंद्र सरकार को इनके शासन से संबंधित विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। केंद्र इनके अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकता है। अब केंद्र व राज्य सरकारों के अधिकारों का बंटवारा भारतीय संविधान के अनुसार किया गया है। इन बंटवारों में यदि कोई बदलाव करना हो तो ये कार्य आसान नहीं होता है। इस हेतु संसद ने बदलाव के पक्ष में 2/3 बहुमत का होना अनिवार्य होता है। साथ ही भारत के कुल राज्यों में से आधे राज्यों की विधानसभाओं से संबंधित बदलाव के लिए अनुमति प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। अब भारतीय संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों पर अपनी दृष्टि रखती है। शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे को लेकर किसी विवाद में न्यायपालिका निर्णायक की भूमिका निभाती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच किसी भी विवाद का निपटारा उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में होता है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें राजस्व के लिए अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कर लगा सकती हैं। अब शासन संसाधन एकत्र कर सकती हैं। यह अधिकार उन्हें संविधान से प्राप्त है। अब देखिए, जहाँ भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे, राजस्थान में पड़ता है। अब मान लो अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति की विरोधी होती तो क्या वे केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी? इस बात को क्लियर करते हैं। तो राज्य सरकार भारत सरकार को परमाणु परीक्षण करने से नहीं रोक सकती थी, क्योंकि देश की सुरक्षा संघ सूची का विषय है। इससे संबंधित प्रत्येक निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। अब देखिए, मान लीजिए सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकें लागू करना चाहती है और केंद्र सरकार को पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु की शैली पसंद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी है? तो देखिए, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा संबंधी विषयों पर राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। शिक्षा संबंधी सूची का विषय है ये। विवाद की स्थिति में केवल केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा। अब एक और देखिए उदाहरण, नक्सलियों से निपटने की नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग है। क्या ऐसे मामले में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकती हैं? क्या ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री माने? तो इसको देखिए, पुलिस विभाग राज्य सूची का विषय है, यह राज्य सरकार के अधीन आता है। तो पुलिस विभाग संबंधी विषय पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, इसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब संघीय व्यवस्था कैसे चलती है ये देखिए। संघीय व्यवस्था में राजकार्य के लिए कई कानून व नियम आवश्यक होते हैं। इनके बिना शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। लेकिन संघीय व्यवस्था को अच्छी तरह से कार्य करने के लिए केवल संवैधानिक प्रावधान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि संघीय व्यवस्था में लोकतांत्रिक चरित्र का सही रूप में होना भी बहुत महत्वपूर्ण है।
हमारे देश में संघीय व्यवस्था की सफलता का कारण लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र है, जो अधिकांश संघीय व्यवस्था वाले देशों में ही विद्यमान है। लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र के कारण संघवाद की जो भावना, एकजुटता, संस्कृति का आदर सम्मान, जो साथ रहने की इच्छा जागृत होती है, इसी स्थिति के कारण ही भारत साझा आदर्श के रूप में स्थापित हो पाया है। देखिए, आजादी के बाद से एक ही प्रांत के क्या इस भाषा नीति पर हम बात करते हैं। अब हम भारत की संघीय व्यवस्था को अनेक बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। भाषा नीति के मामले में भी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा। भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं दिया गया है। यह अवश्य है कि हिंदी को राजभाषा माना गया है, क्योंकि भारत की संपूर्ण जनसंख्या में लगभग 41% से अधिक लोगों की मातृभाषा हिंदी है। पूरे भारत में हिंदी के साथ और भी भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए इन भाषाओं के संरक्षण का उपाय किया गया है। तो भारतीय संविधान में हिंदी के साथ ही 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसके अतिरिक्त राज्यों की भी अपनी अपनी राजभाषा है और राज्यों में उनकी राजभाषा में सारे काम किए जाते हैं। भारत में सरकारी कामकाज में औपनिवेशिक काल से अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा था। इसकी मान्यता सन 1965 में बंद होनी थी, लेकिन गैर हिंदी भाषी लोगों ने इसका विरोध किया। तो भारत में 41% से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का मानना था कि हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हो, लेकिन तमिलनाडु में इसका बहुत विरोध हुआ। इस स्थिति में केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी राष्ट्रीय कामकाज की अनुमति प्रदान की। भारत सरकार ने यह कदम बहुत ही सोच समझकर उठाया, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी और उन राज्यों पर हिंदी को थोपा जाना संभव नहीं था। एक गलत था यह, इसलिए नेताओं ने भाषा के मामले में थोड़ा लचीला रूप अपनाया। अब हिंदी ही क्यों, बंगला तेलुगु क्यों नहीं? तो हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा को भारत सरकार ने अपने संविधान में आधिकारिक भाषाएं घोषित किया है, लेकिन सरकार उन राज्यों को जो हिंदी भाषी नहीं हैं, हिंदी बोलने या लिखने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, उन लोगों को अपनी आधिकारिक भाषा का चयन करने का अधिकार प्राप्त है। सभी लोग एक दूसरे की भाषा तथा संस्कृति का सम्मान करते हैं। केंद्र सरकार की नीति संघ के उन राज्यों की इच्छा के अनुसार है जिन्होंने हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा बनाए रखने की मांग की थी। अब केंद्र राज्य संबंध, भारत में संघीय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में केंद्र राज्य सरकारों से संबंध एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। केंद्र और राज्यों के संबंधों में जो परिवर्तन आए हैं, उनके कारण भारत की संघीय व्यवस्था बहुत ही मजबूत हुई है। संघीय व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत में लंबे समय तक एक ही पार्टी का शासन रहा है। इस पार्टी का केंद्र और कई राज्यों में एक साथ रहा है। राज्यों में जहां भी इस पार्टी का शासन रहा, वहां उस राज्य ने स्वायत्त संघ इकाई के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग नहीं किया। स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव तब आया जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें बनी। अब केंद्र सरकार पर राज्यों की अनदेखी करने के आरोप लगने लगे। कई बार तो केंद्र सरकार संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग कर राज्यों में स्थापित सरकार को भंग कर देती थी। यह स्थिति संघीय व्यवस्था के विरुद्ध थी। सन 1990 में के बाद भारतीय लोकतंत्र में परिवर्तन का दौर आया। देश के अनेक भागों में क्षेत्रीय दलों का उदय बहुत ही तीव्र गति से हुआ। अब गठबंधन सरकारों का दौर भी प्रारंभ हो गया।
किसी भी दल की जब लोकसभा में किसी भी दल को जब लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो वह क्षेत्रीय दलों के साथ गठजोड़ करके गठबंधन की सरकार का निर्माण करता। ऐसी स्थिति में सत्ता में क्या साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वाध्याय का आदर करने की नई संस्कृति का विकास हुआ। गठबंधन सरकारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग कर राज्य सरकारों का भंग करना भी आसान नहीं रह गया। अब देखिए, क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए अच्छा है क्या? इस पर हम इस बात को हम गंभीरता से कह सकते हैं या कर सकते हैं? नहीं, ऐसा गंभीरता से नहीं कह सकते, क्योंकि क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हमारे देश में लोग विभिन्न भाषा, रंग, रूप, संस्कृति, परंपरा को मानते हैं, तो सभी से मिलकर यह देश बना है और किसी एक क्षेत्र की किसी भी स्थिति में समर्थन देना उचित नहीं है। और देश की उन्नति तभी संभव है जब ये सभी क्षेत्र साथ साथ वृद्धि एवं विकास करें, तो एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। आज तो हमने यहाँ तक कराया है, कल बाकी का कल समझाएंगे, ठीक है।